नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आप सभी का भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और फील द थ्रिल में सबसे बड़ा थ्रिल आपके सवाल है जो आपने मुझे भेजे हैं। और आज तमाम वो सवाल जो आपके जहन में पिछले 10 मई से यानी लगभग पिछले 5 दिन से आपके जहन में घूम रहे हैं, उनका A to Z सवाल के जवाब मैं आपको देने वाली हूं, क्योंकि मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर गौरव वल्लभ, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार कमेटी के सदस्य हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो मेरे पास आए हैं उनमें से एक जो बेसिक सवाल है वो ये है कि प्रधानमंत्री ने जो ये 7-8 अपील की हैं देश की जनता से, वो अब क्यों की हैं, वो पहले क्यों नहीं की। तो देखिए, अगर इसको बहुत आम तरीके से मैं आपको समझाऊं तो वो ऐसा है कि अगर आप पेट्रोल का यूसेज कम करेंगे, अगर आप गोल्ड नहीं खरीदेंगे और अगर आप विदेश यात्रा नहीं जाएंगे, इन तमाम चीज़ों से जो देश में फॉरेक्स है, जो फॉरेन करेंसी है, वो कम इस्तेमाल होगी। यानी भारत को इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए कम फॉरेक्स को देना पड़ेगा, इससे हमारा फॉरेक्स बचेगा। लेकिन इससे आपकी और हमारी ज़िंदगी क्यों अफेक्ट हो रही है? ये सरकार का काम है कि सरकार ध्यान दे। क्यों घूम फिर के जब भी कोई आपदा होती है तो हमें अफेक्ट 140 करोड़ लोगों की जिंदगी अफेक्ट होती है। जाहिर तौर पे रोड टैक्स दिया जाता है, तमाम तरीके के टैक्स जीएसटी से लेकर भारत के देशवासी देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो सवाल आपके आए हैं कि क्यों, आखिरकार क्यों हम गोल्ड नहीं खरीदते, तो मैं सबसे पहला सवाल गौरव सर आपसे एक चीज़ बहुत आसान भाषा में अपने दर्शकों को समझा चाहती हूँ कि वो समझे। वो गोल्ड जो कि आज से नहीं, मतलब धरोहर है, जब जब भी रुपया कमज़ोर होता है लोग गोल्ड खरीदते हैं। गोल्ड तो हमारी माता बहनों दादियों के लिए ऐसा था कि ये हमारी पूंजी है, इसको बचा के रख लें, खरीद लें, जब जब मौका मिले थोड़ा थोड़ा गोल्ड खरीद लें। गोल्ड ही नहीं खरीदे, और कब तक नहीं खरीदे? साल भर भारत देश के लोग गोल्ड नहीं खरीदे। देखिए, आपका उत्तर देने से पहले 1 मिनट के लिए एक पृष्ठभूमि बनाना चाहता हूँ। 3 बड़े जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया में चल रहे हैं। हमने नहीं थोपे, ये दुनिया ने दुनिया के हर देश पर थोपे। ठीक है। पहला वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट कब खत्म होगा किसी को नहीं पता। पहले लोगों को लगता था शॉर्ट टर्म का है, पर अब लोगों को लगता है कि हमें नहीं पता कब खत्म होगा। दूसरा, यूरोप के सारे देश रूस यूक्रेन वार के बाद मंदी में चल रहे हैं। तीसरा, अमेरिका और चीन के बीच कमोडिटी प्राइस का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इन तीनों कॉन्फ्लिक्ट से क्या हुआ कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, इन साधारण शब्दों में वो माल जहां से चीजों की ढुलाई होती थी समुद्र के रास्ते, वो सारे डिसरप्ट हो गए, इंटरप्ट हो गए। हम एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करते हैं जहां से कच्चा तेल का मूवमेंट, दुनिया का 20% का कच्चा तेल का मूवमेंट वहां से होता है, वो इंटरप्ट हो गया। और ना केवल कच्चा तेल, दुनिया भर की चीजें, दुनिया भर की कोई भी चीज देख लो तो वो शिपिंग के रास्ते से आती है। ग्लोबल शिपिंग डिसरप्शन है। आप उसके कारण कच्चा तेल और गोल्ड को 1 मिनट के लिए मैं साइड में रखता हूं, दुनिया की हर चीज पर उस डिसरप्शन के कारण प्राइस पर प्रेशर पड़ रहा है। अब भारत में क्या हो रहा है, अब उस पर आता हूं और 30 सेकंड उस पर बात करूंगा, फिर प्रिसाइसली आपका उत्तर दूंगा सोना क्यों ना खरीदे और कब खरीदे। भारत अपनी 87%, 87% ऑफ पेट्रोल डीजल जो कंज्यूम भारत करता है वो दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है कच्चे तेल के रूप में। फाइनेंशियल ईयर 2026 मतलब 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच भारत ने 11.5 लाख करोड़ रुपए का कच्चा तेल इंपोर्ट किया। उस समय मोटा मोटी जो प्राइस थी कच्चे तेल की वो लगभग $70 पर बैरल थी, और जब हम ये शो कर रहे हैं आज प्राइस है $105 पर बैरल। मतलब 50% का जंप पिछले 2 महीनों में कच्चे तेल की कीमत में हुआ है, बिकॉज ऑफ दीज 3 जियोपॉलिटिकल इश्यूज। भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में 6.5 लाख करोड़ रुपए का सोना इंपोर्ट किया, और सोना तो लगभग 99% सोना जो हम कंज्यूम करते हैं, खरीदते हैं, वो दूसरे देशों से इंपोर्ट होता है। और पेट्रोल का मैंने बताया 87%। तो 11.5 और 6.5 कितना हुआ? 18 लाख करोड़ रुपए का
2026 की प्राइस बता रहा हूं मैं, FY 2026 के अनुसार 18 लाख करोड़ रुपए का हमने सोना और कच्चा तेल इंपोर्ट किया। अब प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, सोना नहीं खरीदने की कहीं बात नहीं है, हो सके तो इसको कुछ समय के लिए टाल दीजिए, और अगर नहीं हो सके तो खरीद लीजिए। सर उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं अपील करता हूं 1 साल तक के लिए वो सोना सुझाव ना है, वो कोई फोर्सफुल नहीं है। स्मार्ट सब्स्टिट्यूशन कर सको तो, जैसे मान लो कोई शादी है परिवार में और उसमें सोना खरीदना जरूरी है, तो प्रधानमंत्री जी ने नहीं रोका है, खरीदिए। पर हो सके तो मान लो 3 चेन देते हैं हम, मध्यम आय वर्गीय लोग, बेटी की बहन की शादी होती तो 2 चेन देते हैं, तो 1 दे दीजिए। हो सके तो थोड़ी सी हल्की दे दीजिए, और जो पैसा जो बच रहा है उसके नाम FD करा दीजिए। साल भर बाद जब सोना और ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट खत्म होंगे तो वो ब्याज सहित ज्यादा सोना खरीद पाएगी अब हमारी घर की बहन बेटी। तो सोने खरीदने पे कोई रोक नहीं है। ट्राई टू हैव ए स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट सब्स्टिट्यूशन इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल नहीं है तो खरीद लीजिए। ठीक है सर, तो आप ये कह रहे हैं कि सोना, क्योंकि हम 85% बाहर से आता सोना है, तो 99%, 99%, और तेल, कच्चा तेल 87%। तो क्योंकि हम जब भी किसी सुनार के पास जाएंगे, आप तो अपने इंडियन करेंसी दे रहे हैं, लेकिन जब वो सुनार खरीदेगा तो वो डॉलर देगा। हाँ, यही बात है ना सर, इसलिए ना खरीदे। बिल्कुल। लेकिन सर पहले तो मेरा सवाल ये, हम ना खरीदे, RBI खरीद रहा है। आई नो इसकी टेक्निकल आंसर है, पर मेरे दर्शक जानना चाहते हैं, RBI तो भर भर के खरीद रहे हैं, चाइना भर भर के खरीद रहा था पहले से ही, साल भर से चाइना और दूसरे देश, हम क्यों ना खरीदें? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी की स्टेबिलिटी के लिए उनके नॉर्म्स हैं, आर्थिक व्यवस्था की स्टेबिलिटी के लिए गोल्ड रिजर्व रखते हैं, उनके नॉर्म्स है, और दुनिया का हर सेंट्रल बैंक रखता है। आपने जैसे चाइना का नाम लिया, उनका भी सेंट्रल बैंक ही खरीद रहा है, अमेरिका का फेड रिजर्व भी खरीद रहा है, इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड भी खरीद रहा है। वो सेंट्रल बैंक के नॉर्म्स होते हैं करेंसी की स्टेबिलिटी। कोई कहता है साहब RBI खरीद रहा है, मैं क्यों नहीं अरे RBI तो नोट भी प्रिंट कर सकता है, हम तो नहीं कर सकते ना, RBI को तो वो राइट है ना। तो करेंसी की स्टेबिलिटी के लिए सेंट्रल बैंक्स दुनिया के सोना खरीदते हैं ताकि करेंसी की स्टेबिलिटी बनी रहे, मॉनेटरी पॉलिसी, पैसा ना गिरे, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेबल हो, अर्थव्यवस्था स्टेबल बनी हुई हो। ये दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ये करते हैं। अब फिर पुनः मैं कहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने एक सुझाव दिया, एक आह्वान किया कि हो सके तो सोने की खरीद को 1 साल के लिए पोस्टपोन कीजिए। ठीक है सर। मैं उसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप सोने पे, प्रधानमंत्री जी ने आप खरीद ही नहीं सकते। आपके घर में कोई कार्यक्रम है तो जैसे हम लोग 5 तोला सोना देते हैं, 5 तोले की जगह हो सके तो 4 तोला दीजिए। उसका इम्पैक्ट, एक और बात उसका इम्पैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। 18 लाख करोड़ रुपए का हम फॉरेन एक्सचेंज देते हैं कच्चे तेल और सोने में, मैंने आपको, और ये फाइनेंशियल ईयर 2026 की प्राइस है, अभी तो प्राइस बढ़ गई है, तो ये अभी के मूल्य पे होगा लगभग 24 लाख करोड़ का। अगर 24 लाख करोड़ में से मात्र 10% हम हमारा कंजम्पशन को पोस्टपोन कर दें या कम कर दें, तो 2,40,000 करोड़ का हमारा फॉरेन एक्सचेंज पे जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसको हम रोक लेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। यहीं पे मेरे सवाल, पहला तो मैं जल्दी से आपसे पूछ लूं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, उसके शायद 48 घंटे के अंदर अंदर आधी रात को 1 बजे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाती है जी। इंपोर्ट क्यों नहीं रोक दिया गया? मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि मैं रोक किसी चीज की नहीं है। जैसे आपने कहा सोना मत खरीदो 1 साल के लिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा ही नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा हो सके तो 1 साल के लिए इसको पोस्टपोन कर दो। अगर आपको बहुत जरूरत है, कोई आप हम लोगों के जैसे मान लो कोई कार्यक्रम है, जैसे मैंने उदाहरण दिया, मेरी छोटी बहन की शादी है, छोटी बहन की शादी है, तो उसमें हम खरीदेंगे। लेन देन की बात नहीं है। सोना क्या है सर, जैसे हम भारत की अर्थव्यवस्था को स्थायी बनाए रखने के लिए एक अपील है कि अगर आप इतने टाइम तक इतना सोना नहीं खरीदेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था स्थायी बनी रहेगी, हमारा फॉरेक्स ज्यादा नहीं जाएगा, प्रेशर नहीं पड़ेगा। ठीक वैसे ही सर, जैसे ही एक आम व्यक्ति आपदा में महसूस करता है, वो गोल्ड खरीद के रखता है,
मैं ये कह रही हूँ कि इंडिविजुअल की सिक्योरिटी का क्या प्रधानमंत्री होगा? जी ने तो लोगों को फाइनेंशियली भी अच्छी एडवाइस दी है। एक फाइनेंस का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है अदिति जी, नहीं, मैं एक उदाहरण आपसे एक उदाहरण के तौर पे समझना चाहती हूँ। मैं ये सोचूं कि ना जाने मेरे जो मैंने अभी तक सेविंग्स की है उसका क्या होगा, क्या पता सब ठप हो जाए, जो मैंने म्यूचुअल फंड्स में सेविंग की है पता नहीं उसका क्या होगा। तो एक काम करती हूँ, मेरे पास जितना पैसा है उसका 50% मैं गोल्ड खरीद कर रख लेती हूँ, क्योंकि गोल्ड तो आगे जाके बढ़ेगा ही। पर मैं अब वो नहीं कर पर सकती। इस बात की किसने गारंटी ली कि फलाना कमोडिटी आगे जाके बढ़ेगी? सर, गोल्ड के लिए साइकोलॉजिकल है कि ये तो कमोडिटी बढ़ेगी? आज भी जैसे जी। अगर हम पिछले 20 साल के रिटर्न्स, हम बीएसई सेंसेक्स के रिटर्न्स देखें, वो गोल्ड से ज्यादा है, वो गोल्ड से ज्यादा है। ये तो व्यक्तिगत चॉइस है मैम, कि आप किसमें। आज भी कई लोग हैं, जैसे आप और मैं राजस्थान से आते हैं, हमारे कई लोग जमीन में इन्वेस्ट करते हैं और कहीं इन्वेस्ट ही नहीं करते, वो उनकी व्यक्तिगत चॉइस है। और उनका मानना है उनका जमीन में एप्रिसिएशन म्यूचुअल फंड और सोने से ज्यादा है। सर, क्या है कि गोल्ड से एक इमोशनल टच है, लेकिन एक और बात है सर, जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश के 140 करोड़ लोगों को इमोशनल टच है। मेरा एक बहुत सीधा सवाल आपसे है, क्योंकि आप आर्थिक सलाहकार हैं, लेकिन एक इमोशनल बात, प्रधानमंत्री की अपील कोरोना में कहा कि थाली बजानी है तो बजानी है, मोबाइल की लाइट जलानी है तो जलानी है, और यहाँ तक कि अगर वोट देने के लिए कह दिया तो लोग वोट देते हैं। पश्चिम बंगाल में भी दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, जमकर वोट दे रहे बिल्कुल दे रहे हैं। हैं। तो एक बात सवाल उठ रहा है कि जब 1 मार्च को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया था और आप खुद कह रहे हैं कि न जाने कब तक ये वेस्ट एशिया के हालात चलेंगे, तो फिर मार्च में दूसरे देशों की तरफ क्यों नहीं कहा गया? अगर प्रधानमंत्री अपील करते, मार्च में कर देते, तो लोग तो उनकी अपील उसका कारण बता रहा हूं ना। दुनिया के हर व्यक्ति को लगता था ये शॉर्ट टर्म का कॉन्फ्लिक्ट है जी। हमें भी लगता था शॉर्ट टर्म का कॉन्फ्लिक्ट है, हमें लगता था महीने भर में रिजॉल्व हो जाएगा, 40 दिन में रिजॉल्व हो जाएगा। जब ये रिजॉल्व होने की नाम नहीं ले रहा और हमारे फॉरेन एक्सचेंज पर प्रेशर पड़ रहा है, तो प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया। जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं अदिति जी, उस समय भी भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। वी आर ग्रोइंग एट ए रेट ऑफ 7% फॉर FY27। पिछले वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2026 में 7.6% से हम बढ़े हैं। जब हम बात कर रहे हैं तब भी देश के पास $690 बिलियन अर्थात 65 लाख करोड़ रुपए का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। जब मैं बात कर रहा हूं तब भी भारत में महंगाई की दर 4% से भी कम है। ये दीज आर द फैक्ट। जब मैं बात कर रहा हूं फिस्कल डेफिसिट अंडर कंट्रोल है। जब मैं बात कर रहा हूं तब भी दुनिया में भारत की इकोनॉमी वन ऑफ द मोस्ट रेजिलिएंट, स्ट्रॉन्ग और फंडामेंटल्स पे खड़ी हुई इकोनॉमी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री चाहते नहीं थे कि कोई पैनिक हो? कोई किसी भी तरह का, मैं आपके माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना चाहता हूं, किसी को किसी भी प्रकार की पैनिक की जरूरत नहीं है। अगर हो सके, अब जैसे मान लो आज मैं आया आपके कार्यक्रम में, मेट्रो से आया मैं मेट्रो से, उसका क्या फायदा हुआ मैं बता रहा हूं। अगर मैं मेरे घर से आपके यहां आता है इस कार्यक्रम में, तो लगभग 1500 रुपए का पेट्रोल लगता। 1500 रुपए मतलब आप समझ लीजिए $20 अंदाजन जी। $20 मेरे पास 1500 रुपए हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बचाए। वो 1500 रुपए किसके बचे? मेरे भी तो बचे। आप ये क्यों नहीं सोच रहे? आई हैड सेव्ड 1500 रुपी और $20 की फॉरेन एक्सचेंज भारत की सरकार के लिए मैंने सेव कर ली, जो उनको देने की अब जरूरत नहीं है। नहीं तो मेरे लिए उनको 1500 रुपए का कच्चा तेल खरीदना पड़ता। अब आज मैंने $20 भारत सरकार के बचाए और 1500 रुपए मेरे बच गए। अगर वीक में मैं एक दिन ये सोच लूं कि मैं एक दिन मेट्रो से या सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट से चलूंगा, और आप कहो कि साहब मैं तो रहती हूं गौरव जी अजमेर, वहां नहीं है मेट्रो, तो क्या करूं? तो प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं है तो पेट्रोल का कंज्यूम करो, कोई रोक नहीं है। हो सके। मेरे पास अभी आपसे जब बात कर रही हूँ तो लाइव 2 सवाल आए हैं, पैनिक की बात की है। तो मेट्रो के लिए तो एक प्राची तिवारी हैं, गुड़गांव रहती हैं, उनका सवाल है, पहले वो ले लूं। कि उन्होंने कहा कि पर मैं मेट्रो में सेफ महसूस नहीं करती, और अगर सेफ महसूस करूं भी तो मेरे को भीड़ मिलती है शाम के समय, और उतनी तैयारी नहीं है अभी मेट्रो की सडनली सब लोग मेट्रो में जाना शुरू कर दें। मैं ये कह रहा हूं सडनली नहीं कर रहे। आप ये बताओ 2020 से पहले, सच बताना, 2020 से पहले आप कभी वर्चुअल मीटिंग करती थी? नहीं। आज आप आधी से ज्यादा मीटिंग वर्चुअली करती हैं। क्यों करती है? क्योंकि 20, 21, 22 पूरा आपका काम ही वर्चुअली चला है।
अगर हम इसको आदत में डालेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी, ये जो प्राची जी ने कहा है कि भीड़ बहुत है, मैं इनसे असहमत नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट भी बनेंगे। कई, जैसे कल मैं किसी से बात कर रहा आपदा था, में अवसर, कई लोगों से बात कर रहा था, वो बोले कि साहब मेट्रो से आगे मेरे ऑफिस तक लिंकेज नहीं है। बनेगा, वो भी लिंकेज क्रिएट होगा। अगर हम एक दिन वर्क फ्रॉम होम कर लें, एक दिन हो सके तो सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग कर लें, मेट्रो का प्रयोग कर लें, ईवी का प्रयोग कर लें एक दिन, तो देश के ऊपर जो क्रूड ऑयल और सोने की परचेज का 15 से 20% हम कम कर सकते हैं। और अगर 15 छोड़ के मैं कह रहा हूं अदिति जी 10 भी हो जाए, तो वी आर नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम ऑन आवर करंट अकाउंट डेफिसिट एंड ऑन आवर इकोनॉमी एंड ऑन आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। और जी एक सवाल और आपके लिए आया है। करोल बाग से मैं नितिन कासलीवाल हूँ। मैंने 17 साल की उम्र से सोने चांदी का व्यापार कर रहा हूँ। अब 50 लाख लोग इस सोने चांदी के व्यापार से जुड़े हुए हैं देश भर में, लेकिन सडनली सोना खरीदने की मनाही से मुझे चिंता है कि मेरे यहाँ जो लेबर काम कर रही है उनका मैं क्या करूँ। बुलियन मार्केट के सारे लोगों को, और नितिन भाई आपके लिए भी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सोना खरीदने पे रोक नहीं है। हो सके तो कहा गया है आपका बिजनेस पे कोई ऐसा नहीं कि आपका बिजनेस खत्म हो गया, नहीं नहीं। ये र्यूमर्स कुछ लोग फैला रहे हैं, वो वही लोग हैं जिन्होंने पिछले, तो फिर वो लोग क्या करें अदिति जी मैं आपको एक बात, जी। ये वही लोग हैं जिन्होंने ये रूमर फैलाया, 2 महीने से फैला रहे हैं कि पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। आप मुझे बताओ एक जगह भी प्रॉब्लम आई? नहीं। ये वही लोग हैं जो फैला रहे, अरे गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, एलपीजी खत्म हो गई, रोटी नहीं बन रही। एक जगह भी प्रॉब्लम आई? आज आप बुक कराओ, 2 दिन में आपके घर पे डोर स्टेप पे एलपीजी डिलीवर हो रही है। ये कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह के रूमर्स फैला रहे हैं। नितिन भाई, आपका और बुलियन के सारे जो बिजनेस कर रहे हैं, किसी बिजनेस पे सिग्निफिकेंट, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, सिग्निफिकेंट एडवर्स इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सोने चांदी के बेचने पर और खरीदने पर कोई रोक नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों का आह्वान किया है कि 140 करोड़ लोग अगर हो सके तो पोस्टपोन करें, अगर नहीं हो सकता तो खरीद लीजिए। उन्होंने आह्वान करे हो सके तो सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट, ईवी, मेट्रो का प्रयोग करें, कार पूलिंग करें, और नहीं हो सकता मान लो ऐसी स्थिति आती तो करते जाइए। मैं झांसी से एक व्यक्ति ने ये पूछा है, क्योंकि ईवी का जिक्र हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं एक डीलर था ईवी का, और डीलर के बावजूद भी मेरे पास पीछे से फैक्ट्री की तरफ से गाड़ियां आनी बंद हो गई स्कूटी ईवी की, कि अभी कुछ काम चल रहा है, और अब पिछले 6 महीने से मेरे पास पूरा उनका सेटअप नहीं आया है, मैं खाली बैठा हूँ। ईवी की आह्वान हो रही है, हाइड्रोजन को लेकर कहा जा रहा है कि तमाम चीज़ें, लेकिन अभी तक शायद भारत देश उस तरीके से तैयार नहीं है कि हम स्विच हो जाएं ईवी पे। ऐसा कुछ है सर? 100% स्विचिंग नहीं करनी है, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। मैं किसने कहा कि भाई पेट्रोल के इंजन और डीजल के इंजन की गाड़ी नहीं चलेगी, सिर्फ ईवी चलेगी जी। इट्स ए प्रोसेस, हो सके तो कीजिए। 10% भी अगर हर व्यक्ति सिर्फ 10% अपना पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन कम कर दे, वी हैड अचीव्ड व्हाट वी वांट टू अचीव, दैट्स ऑल। राइट सर। 10% भी अगर हम हमारे सोने के परचेज को पोस्टपोन कर दे, कैंसिल नहीं बोला है, पोस्टपोन कर दे, वी हैड अचीव्ड व्हाट वी वांट टू डू। राइट सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, जहां एक तरफ हम डॉलर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, डॉलर की कमी की बात हो रही है। लगता है कि ये दौरा FTA के बाद, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद, ये पहला यूरोप दौरा होगा। हम मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्या लाएंगे हमारे लिए, डॉलर लेकर आएंगे। देखिए, जो 4 देश जो यूरोप के हैं, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्षों से प्रधानमंत्री मिलेंगे, स्वीडन, नेदरलैंड, नॉर्वे, इटली। ठीक सर। ये इनोवेशन के और स्पेशली क्लीन और ग्रीन एनर्जी के इनोवेशन के दुनिया के हब है। सर मैं विस्तृत समझना चाहती हूँ, इससे क्या फायदा? क्लीन और ग्रीन एनर्जी मतलब नॉन फॉसिल फ्यूल वाली एनर्जी, जिसमें सोलर है, जिसमें रिन्यूएबल्स है, जिसमें हाइड्रोजन है, जिसमें ईवीज हैं, ये सारी क्लीन एनर्जीज के एग्जाम्पल है। ये 4 देश दुनिया के, यहाँ पर सबसे ज्यादा इनोवेशंस होते हैं इस सेक्टर में, क्लीन एनर्जी के सेक्टर।
ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में, हाइड्रोजन जैसे सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो वहाँ के अगर इनोवेशन का फायदा हमें मिले तो देश में भी क्लीन और ग्रीन एनर्जी का उपयोग भी बढ़ेगा और हम टुगेदर एक साथ में बैठ के जो क्लीन और ग्रीन एनर्जी के इनोवेशन है उसमें भी हमारे देश के वैज्ञानिक, हमारे देश के इंटेलेक्चुअल उसमें सहयोग दे सकते हैं। एक तो ये हुआ। दूसरा, प्रधानमंत्री जी जाते हुए यूएई में भी मिलेंगे और यूएई आपको पता है कि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट में प्रभावित एक कंट्री है। तो मुझे लगता है कि ये मैं अनुमान बता रहा हूँ, मेरे पास जानकारी नहीं है इस बारे में, मुझे लगता है कि यूएई से भी हमारे जो, और स्पेशली जो गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल के 6 देश हैं, यूएई, सऊदी, ओमान, कुवैत, कतर और बहरीन, ये 6 देश हैं। इन देशों से जो आज हमारे देश के संबंध और स्पेशली प्रधानमंत्री जी के व्यक्तिगत संबंध उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों से जो है वो अब ऑल टाइम बेस्ट है। अभी तक भारत के किसी प्रधानमंत्री के गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्षों से इतने अच्छे संबंध नहीं थे। तो हमें लगता है कि हम कुछ अच्छा अवसर भी मिल सकता है, इस वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट में भी प्रधानमंत्री जी बात कर सकते हैं और भारत के लोग, क्योंकि भारत का बड़ा डायस्पोरा वहां पर रहता है, यूएई अकेले में लगभग 50-60 लाख भारत के लोग यूएई अकेले देश में रहते हैं, तो उनके डायस्पोरा की सिक्योरिटी और उनका इस युद्ध में, इस कॉन्फ्लिक्ट में नकारात्मक प्रभाव उनके ऊपर ना पड़े, प्रधानमंत्री जी इस पे भी बात कर सकते। गौरव सर, मैंने जब यूएस के साथ हमारी डील हुई, वो एक बहुत बड़ा इशू था, तब उस पर भी आपसे चर्चा की थी विस्तार से। सर, बहुत गंभीर बात है जो मैं आपसे समझना चाहती हूँ। भारत एक वर्ल्ड ऑर्डर में बढ़ रहा था, भारत विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ रहा था, और जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो सबने ये सोचा कि अब भारत और तेजी से आगे बढ़ेगा। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात थी और एक जेनरिक बात चल रही थी कि चाइना को काउंटर भारत ही करेगा, और ये भी बात मानी जा रही थी ग्लोबल लेवल पर कि अमेरिका को भारत की जरूरत इसलिए है कि चाइना को काउंटर करना है। भारत को भी लग रहा था कि सबसे बड़ा कंज्यूमर चाइना के बाद है भारत, तो अब ग्लोबल लेवल पर वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन खुद डोनाल्ड ट्रंप अपना पूरा अमली जामा लेकर, जाल पूरा सब कुछ लेकर, एलन मस्क तक लेकर वहाँ पहुँच गए, उनके साथ ट्रेड डील कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या जो हमने सोचा था, हालांकि ऐसे इंटरनेशनल डायस्पोरा में ये सब होता है, इंटरनेशनल स्तर पे जो डिप्लोमेसी में ये सब होता है, और भारत अपनी डिप्लोमेसी कूटनीति से ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक झटका है ये। डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार झटके पे झटका आज भी भारत जब हम बात कर रहे हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। सर, जवाब बताइएगा मुझे। एक तरफ हम कह रहे हैं रुपया बुरी तरह गिर रहा है और हम फास्टेस्ट ग्रोइंग, ये बताइए दुनिया की कौन सी करेंसी, एमर्जिंग करेंसी नहीं गिर रही? मुझे एक का नाम बता दीजिए। लेकिन सर हमारा, मैं आपको, क्योंकि ये भारत नहीं, ये तो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स का प्रभाव है, हर करेंसी पे यही प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी ने देश का आह्वान किया है कि हो सके तो ये कर दे। हम फंडामेंटल लेवल पे जो हमारी करेंसी की रेट थी आईएनआर यूएसडी की, हम वापस रिवर्स कर जाएंगे जैसे ही ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट या तो खत्म हो या स्टेबल हो जाए कि भाई दुनिया मान ले कि भाई ये तो ऐसे ही रहेंगे, तो नए तरीके ढूंढ लेंगे, और जैसे ही स्टेबल होंगे नए रूट्स डेवलप हो जाएंगे, नए लॉजिस्टिक सप्लाई चेन के रूट्स आ जाएंगे, तो हमारी करेंसी फंडामेंटली, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है तो करेंसी वापस रिबाउंड कर देगी। एक और बात आपको बताता हूं, और वो मैं बताना चाहता हूं, आपने अच्छा किया ये सवाल पूछा। कई अखबारों में ये आया कि साहब चौथे से छठी होगी भारत की अर्थव्यवस्था। आपके भी प्रश्न होगा, आने अगला प्रश्न या उसके अगला आपका जरूर होगा, क्योंकि आप तो पूरा रिसर्च करके आती हो, मुझे पता है। भारत रुपये टर्म्स में आज भी चौथी है। वो डॉलर और रुपये का जो मूवमेंट हुआ उस कारण डॉलर टर्म्स में वो छठी हो गई। अब कैसे उन लोगों को समझाएं कि रुपये टर्म्स में हम ग्रो कर रहे हैं, पर वो जो एक्सचेंज के कारण जो फर्क आया, जो 10-11% का डॉलर टर्म्स में, उससे थोड़ा सा मूवमेंट आया। जैसे ही रुपया वापस अपने फंडामेंटल लेवल पर पहुंचेगा, हम चौथे पर आएंगे। आज अगर मान लो ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए या स्टेबल हो जाए,
हम इमीडिएटली 5 दिन में वापस चौथे पे आएंगे। और मैं पुनः कहता हूं 2027 में हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत होंगे। हम 5 We will be ट्रिलियन the वाले पे टच कर जाएंगे। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हम 2027 के अंत तक बनेंगे। और चाइना के साथ जो सर सवाल था, चाइना के कॉन्फ्लिक्ट में यूएस का उसके साथ ट्रेड करना, ऐसी स्थिति में क्या देखें? अब यूएस किसके साथ ट्रेड करे नहीं करे मेरे को इसके बारे में जानकारी नहीं है, पर मैं आपको ये कह सकता हूं दुनिया का कोई देश इंक्लूडिंग यूएस भारत को इग्नोर करके भारत के साथ ट्रेड किए बिना दुनिया का कोई देश सस्टेन नहीं कर सकता। गौरव सर, और आपने कहा एलन मस्क गए वहां पर, वो भी उनको भी लेके गए। एलन मस्क यहाँ भी आए, प्रधानमंत्री जी से मिले, पहले यहाँ आए, आप वहां जा रहे हैं। वैसे पर एक बात मैं डिसएग्री करूंगी कि आपको इंटरनेशनल और फाइनेंशियल बात की जानकारी ना हो। नहीं, ये बात अलग है कि आप रिफ्रेन करें उस नहीं, बात नहीं, मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता। हाँ, मैं आपको जानकारी नहीं, सारी है। मैं आपको आदित्य जी बताऊं, ना तो मैं यूएस का टैक्स पेयर हूं, ना उनका सिटीजन हूं, ना उनका वोटर हूं। व्हाई आई शुड कमेंट ऑन देम? जब मेरा खुद का देश में इतनी संभावनाएं हैं। और मैं आपको पुनः कहता हूं 140 करोड़ लोगों के कंजम्पशन को इग्नोर करके दुनिया का कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। इंडिया इज द ओनली राइजिंग स्टार इन द ग्लोबल इकोनॉमी। दुनिया का कोई देश 7.5% से ग्रो नहीं कर सकता, ना अमेरिका ना चीन। भारत ग्रो कर रहा है। दुनिया के किसी देश में इतनी आत्मनिर्भरता नहीं है जो भारत में है। आज भी हम तो दुनिया के बड़े बड़े देश हैं जो तेल निकालते हैं, तेल को बेचते हैं। दुनिया के मिडिल ईस्ट के काफी देश है, पर रोटी नहीं है वहां खाने को, क्योंकि वो वहां पे कुछ उगता नहीं है। तो भारत के पास हर चीज के जवाब है। हम हमारी तैयारी कर रहे हैं। अगर हम मिलकर इस आह्वान से 3 चीजें बोली, आपने पेट्रोल डीजल के कंजम्पशन को 10-15% भी कम कर लें, इनफ। सोने के कंजम्पशन को और परचेज को 10-15% भी पोस्टपोन कर दें, इनफ। और अदिति जी, अब मैं आप अगली लाइन जो बोलूंगा आप इमीडिएट कहोगे गौरव जी आप तो इकोनॉमिक्स से अब पॉलिटिकल बात कर रहे हो। हर वो व्यक्ति जो हर महीने विदेश में छुट्टी मनाने जाता है, हर वो व्यक्ति, भले ही वो पॉलिटिकल आदमी हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो बंद करे प्लीज 1 साल के लिए, और मस्कट की जगह जैसलमेर चले जाए। सर मेरी दुविधा सुन लीजिए। बहुत सालों बाद अपनी बेटी और अपने परिवार के साथ मैंने सोचा इस बार जाऊंगी। उसके बाद प्रधानमंत्री जी का आह्वान आ गया। टिकट बुक कराने के बाद अब मुझे लग रहा है कि जाना चाहिए। मैंने आपको क्या कहा, अगर हो सके तो, अगर आपके पूरे प्लान बन, कोई रोक थोड़ी है अदिति जी, पर आप तो एक बार जा रही हैं। ऐसे यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन है जो हर महीने जाते सर बस मैं वही सवाल आपसे करना चाह रही थी। 2 बातें हैं, विरोधाभास है, पॉलिटिकल सवाल है, सीधा सीधा। पहला सवाल, उसके साथ इंटरलिंक राहुल गांधी। पहला सवाल ये, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आह्वान करते हैं कि भैया ये 7 चीजें हैं, करनी हो तो अच्छी हो, और आपकी देशभक्ति दिखाने का मौका, इस तरह का माहौल था कि अगर आप सच्चे सिटीजन हैं टाइप। उसके जस्ट बाद वो 3 जगह रोड शो करते हैं गुजरात में, आपको भी पता है, सोमनाथ पे भी करते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी जगह उन्होंने रोड शोज किए हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या वो रोड शो अवॉइड किए जा सकते थे? क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री को देखने के लिए पूरी भीड़ उमड़ी, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनका आह्वान करने के ठीक बाद ये रोड शो। कल प्रधानमंत्री जी अपने निवास से अपने दफ्तर गए, मैं सवाल पूछती हूं कारकेड में 15 से 20 गाड़ियां होती है, कल 2 थी। पर सर ये तो सिक्योरिटी के लिहाज से गलत है। मैं आप सिक्योरिटी के लिहाज से तो हम यही कहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री आपने जब इसका मतलब पहले सवाल का उत्तर अपने आप ही दे दिया कि भाई रोड शो क्यों जरूरी था? वो भी मैं आपको कह रहा हूं ना, वो भी कम करेंगे, आप उस पे निश्चिंत रहिए। प्रधानमंत्री जी तो खुद एग्जाम्पल सेटर है। एक देश के प्रधानमंत्री जी 2 गाड़ियों से चल रहे हैं, 2 व्हीकल्स। सारे लोग ये देखेंगे, अनुसरण करेंगे, पर क्या मैं ये इस ऐसी कोई तस्वीर आ सकती है कि लीडर ऑफ अपोजिशन एक गाड़ी से चले? लीडर ऑफ अपोजिशन शपथ ले ले ट्वीट पर आके कि अगले 1 साल तक मैं विदेश नहीं जाऊंगा, मैं मस्कट की जगह जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर और जोधपुर जाऊंगा, और मैं उनका खुद स्वागत करूंगा उदयपुर में तो आएंगे तो।
आ जाओ ना, काम हर महीने कभी मस्कट, कभी इटली, कभी जर्मनी, कभी अमेरिका, कभी ब्राजील, कभी पेरू। कहाँ जाने की जरूरत है? शिलोंग क्यों नहीं जाते हैं? केरलम क्यों नहीं जाते हैं? केरलम में तो सरकार है उनकी। केरलम से सुंदर है क्या स्विट्जरलैंड? मुझे नहीं लगता केरलम से सुंदर है स्विट्जरलैंड। सो अब बात यह है कि जैसे ही कांग्रेस ने ये कहना शुरू किया कि टैक्स आप देते हो, जीएसटी आप देते हो, रोड टैक्स आप देते हो, तमाम तरीके के टैक्सेस आप देते हो, उनका एक स्टैम्प ड्यूटी को लेकर, रोड टैक्स को लेकर, पेट्रोल एक्साइज ड्यूटी, तमाम बातें कहने के बाद, और प्रधानमंत्री आप इसे कॉम्प्रोमाइज़ करने को कह रहे हैं। जैसे ही ये बयान आता है, बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, और नट शेल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का था कि 2004 से लेकर 2026 22 सालों में 54 यात्रा बाहर करी, जिसमें कुछ सीक्रेट यात्रा भी थी जो उन्होंने अपने सिक्योरिटी को नहीं बताई। उसका खर्च लगभग उन्होंने कहा 60 करोड़ है, जबकि उनकी 22 सालों में आय 11 करोड़ है। देखिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जो डाटा है वो तो फैक्ट है, उस पर अगर कांग्रेस डिनाई करे तो करे, पर ये क्या जरूरत है इसमें? पर मैं आपको बोल रहा हूं कि जब देश में इतने जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, क्या किसी व्यक्ति को हर महीने छुट्टी मनाने विदेश जाना चाहिए? मैं आपसे, आप छोड़ दीजिए सर, आप तो सर जब इतने जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है तो बंगाल में इतना रोड शो करने की, अरे 256 यात्राएं हुई हैं। जियोपॉलिटिकल अभी आज से बोले ना कि भाई मैं आज से नहीं जाऊंगा, ये तो बोले, तो फिर वो तो सर पिछले 22 सालों का एक एग्जाम्पल क्यों नहीं सेट करते कि जब भी उनको एयरपोर्ट जाना होगा वो मेट्रो से जाएंगे? क्यों नहीं बोल सकते? वो क्यों नहीं वो एक ऐसी तस्वीर डाल सकते कि उन्होंने सार्वजनिक बस से ट्रेवल किया? क्यों नहीं कह सकते कि मैं आगे का छोड़ दीजिए, वो जो फैक्ट बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए वो तो फैक्ट है, कांग्रेस उसका जवाब देना चाहे तो दे, और जवाब है नहीं कांग्रेस के पास कुछ। पर मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं कि क्यों नहीं राहुल गांधी जी ये बोल सकते कि मैं अब अगले 1 साल तक छुट्टी मनाने, वो छुट्टी मनाने नहीं जाते हैं ना, कि कोई ऑफिशियल काम से तो नहीं जाते। सर तो राहुल जी को नहीं, ऑफिशियल काम से जाते तो बताते ना, वो तो गोपनीय जाते हैं, अपनी सिक्योरिटी वालों को भी नहीं लेके जाते। तो मैं तो ये मानता हूं कि वो छुट्टी मनाने जाते। वो छुट्टी मनाने भारत में क्यों नहीं रह सकते? यहीं पे रोजगार मिल जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है स्मार्ट इंटेलिजेंट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द थिंग्स विच आर इंपोर्ट ओरिएंटेड, बस ये फुल स्टॉप है। इसका प्रयास करो। मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये जैसे घड़ी पहनी हुई मैं, ये भारत की कंपनी द्वारा निर्मित है। अदिति जी, मैं स्विट्जरलैंड द्वारा निर्मित मैन्युफैक्चर की घड़ी भी खरीद सकता हूं, मेरी इतनी आर्थिक हैसियत है, पर मैं ये चाहूंगा कि मैं यही खरीदूं, मेरे देश के लोगों को यहां से रोजगार मिले, ये कंपनी जिसने इसको बनाया है उसकी वो और ताकतवर हो। अपन कहते हैं ना कि भाई का धन भाई को ही मिले। मैं आपके जूते भी देख रही थी, कौन सी कंपनी? भारत की ये अच्छा, ये भी मैंने उदयपुर के टेलर से सिलवाया हुआ है और उदयपुर से ही मटेरियल लिया हुआ है। तो आपको मैं ये बता रहा हूं, और हो सके तो अगर कोई व्यक्ति कहे नहीं साहब मैं तो सिर्फ विदेश के ब्रांडेड कपड़े ही पहनूंगा, पहन ले भाई, हमने तो रोका नहीं। हो सके तो 10% सफेद टी शर्ट जो फॉरेन ब्रांड के कोई खरीदता है 20 की जगह 18 ही खरीदे। इसमें सोशल मीडिया पे आप पे ये आरोप लग रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी रैली कर रहे थे तब आपने कुछ नहीं कहा, पर आप तो राहुल जी पे अटैक कर। नहीं, ये आगे क्या है ना, प्रधानमंत्री जी ने तो अभी आह्वान किया ना, आप तो राहुल प्रधानमंत्री जी कहने के बाद से बदल जाए। आज मैं तो कहूँ, आज से मैं आपके शो में एक बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मैं राहुल गांधी जी को, असदुद्दीन ओवैसी जी को, अखिलेश यादव जी को उतना ही देशभक्त मानता हूं जितना मैं ये बात कह रहा हूं। पर जैसे मैंने एक शपथ ली कि सप्ताह में 1 दिन मैं मेट्रो से चलूंगा, 1 दिन वर्क फ्रॉम होम करूंगा, और मेरी जो मीटिंग्स है ऑफिशियल वो मैं हो सकेगा तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर करूंगा। राहुल गांधी जी भी ये शपथ लेके दिखाए और एक एग्जाम्पल सेट करे, ओवैसी भी ये शपथ लेके दिखाए और अखिलेश यादव जी भी ये बोल के दिखाए कि मैं मेरे कारकेड में जो 20-20 गाड़ियां पीछे चलवाता हूं वो सब बंद करूंगा, 1 गाड़ी और 1
और मेरी गाड़ी में मैं आगे बैठूंगा और मेरे सिक्योरिटी वालों को पीछे 4 लोगों को बैठा। सर एक वैसे ही कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि वो कुछ काम नहीं करती। अब आप कह रहे हैं कि मीटिंग ना करें, बची कुछ 2-4 मीटिंग भी ना करें ना। मध्य प्रदेश की संगठन सृजन कार्यक्रम तो उन्होंने वर्चुअल किया, तो आधी चीजें वैसे ही वर्चुअल करते हैं। अब आपकी वजह से संगठन और बैठ जाएगा सर। अब मैं इसके बारे में पर एक एग्जाम्पल सेट करें, राहुल जी मत जाइए विदेश, आप उदयपुर आइए, आपको विदेश से ज्यादा लग्जरी स्टे हम करवाएंगे। ठीक है सर, तो आप कराएंगे अगर वो उदयपुर आएंगे? हाँ बिल्कुल कराऊंगा। ठीक है सर। और एक बात ये है सर, मुझे मेरे दर्शकों को सीधा सीधा ईमानदारी से बता दीजिए, मुझे पूछा जा रहा है कि अगर हम आज पेट्रोल डीजल टैंक फुल करा लें तो क्या हमारे वो आने वाले दिनों में जो 10 रुपए एक्स्ट्रा लगने वाले हैं, कितने रुपए पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं? ये सारे भ्रम फैलाए गए। आपको याद है 28 तारीख, तो सही मेरी बात तो सुनो, 28 तारीख को चुनाव पोलिंग हो जाएगी, 28 की शाम को हो जाएगा। हुआ क्या? सर 5 दिन मेरी बाद हो गया। बात सुनो, 4 को नतीजे फिर आएंगे, बोला 4 को हो जाएगा। हुआ क्या? 10 को। फिर बोला 10 को हो जाएगा। हुआ क्या? और तो और अदिति जी, एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, दुनिया के हर देश ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए, हर, और बढ़े हैं 50 से 60%। हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जो हमारे आसपास जितने भी देश हैं, वहां पे तो कई देशों में 2.5 गुना हो गए, मतलब 100 रुपए की जगह 250 रुपए हो गए। पर भारत ने 1 पैसा भी बढ़ाया क्या? ये क्या? एक मिनट, ये क्या दर्शाता है दीदी? ये दर्शाता है हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत को, रेजिलियंस को, फंडामेंटल्स को, स्ट्रेंथ को। अब रही बात कि भाई कब बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, क्या जीरो ही इसी दाम पे रहेगा? अदिति जी, इन सारे विषयों पर सर मुझे लगता है बढ़ेगा। आरबीआई गवर्नर ने इंडिकेट किया बढ़ेगा। आप बता दीजिए। ये सारी चीजें पिछले 10 दिन से मैं जवाब दे रहा हूं कि इन्होंने इंडिकेट कर दिया, इन्होंने, ये सारे निर्णय सरकार सामूहिक रूप से अपनी कैबिनेट में डिस्कशन करके लेती है। ना तो मेरे को ज्ञान है, ना मैं ऑथोराइज्ड हूं इन चीजों पर बोलने के लिए, पर मैं एक चीज कह सकता हूं, अगर हमने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे हमारा जो इंपोर्टेड जो सामान, जो उसमें 2 प्रमुख है, कच्चा तेल और गोल्ड, और कॉस्मेटिक्स के भी सामान है, फॉरेन यात्राएं भी है, इनमें हम अगर 10% कटौती कर दें तो हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव इन जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स का नहीं पड़ेगा। कुछ सवाल मैं जल्दी आपसे समझती हूँ। एयर इंडिया ने जो अनाउंस करा, ये कहा कि अब मैं 2 महीने तक इंटरनेशनल मेरे पास फ्यूल नहीं है, इससे भी थोड़ी डर? एयर इंडिया प्राइवेट कंपनी है, उसके अपने डिसीजंस हैं, फ्यूल कहाँ, दूसरी हवाई जहाजें चल रही है, एविएशन फ्यूल भी तो वहीं से आता है। मैं एयर इंडिया एक प्राइवेट कंपनी, एक बिजनेस समूह चलाता, किसी भी प्रकार का, मैं इस उत्तर में एक लाइन बोलूंगा और आपको हाईलाइट करने का आग्रह करूंगा, किसी भी प्रकार का पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। इंडियन इकोनॉमी इज वेरी स्ट्रांग, भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी बहुत स्ट्रांग बनी हुई है। हम पहले भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। सर वर्क फ्रॉम होम की अपील कर रहे हैं, कहते हैं ना घर से शुरुआत होनी चाहिए। आपने तो कहा कि मैं तो करूंगा, लेकिन सरकारी दफ्तरों में इस तरह की किसी भी कोई बात नहीं है। मुझे कहा हो सकता है आगे आने वाले समय में आपको देखने को मिले कि सरकारी दफ्तरों को, हो सकता है ना, प्रधानमंत्री जी जब अपील कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का तो विश्वास है कि जो वो कहते हैं सबसे पहले अपने पे लागू करते हैं। उन्होंने कहा और अपने कारकेड को 2 गाड़ी पे रख कर दिया, उन्होंने तो करके दिखाया ना। वो हो सकता है आने वाले समय में कंपनियों में भी विचार हो रहा है। मुझे कल मैं एक एसोसिएशन की बैठक में गया था, जो इंडस्ट्री एसोसिएशन है, देश की बड़ी टॉप इंडस्ट्री एसोसिएशन है, वहां पे कंपनियों की बोर्ड मीटिंग में इस तरह की चर्चा हो रही है कि एक दिन, वीक में 1 दिन वर्क फ्रॉम होम कर दे, और नॉन एसेंशियल जो फ्रंट ऑफिस के अलावा जो लोग हैं वो वर्क फ्रॉम होम से भी उतनी ही एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। राइट सर। एक सर अल्टीमेटली किसान अफेक्ट होता है। किसान जो फर्टिलाइजर डालता है वो इसलिए डालता है कि हमारी उपजाऊ अच्छा रहे। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप फर्टिलाइजर्स को मत यूज करें, उसका मैं किसान एक चीज मेरा सवाल यहाँ पर आई है कि कटौती की अपील के बाद भी कोई ऐसा सब्सिडी उनको मिलेगी, उनको एमएसपी का कोई गारंटी नहीं, तो किसान क्या करेगा? अदिति जी, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का
दुनिया भर में डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही। पर वो सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ, एक मैं बहुत कम लोग हैं मैं जो समझ organic- गया, आपको मैं जवाब दे रहा हूँ। और इतनी डिमांड है जितनी सप्लाई नहीं है। भले ही वो ऑर्गेनिक ग्रेन हो, ऑर्गेनिक वेजिटेबल हो, ऑर्गेनिक आउटपुट्स दूसरे हो। अगर मान लो किसान, यहाँ पे भी मेरा वही, कोई ये प्रधानमंत्री जी ने कहा ही नहीं कि फर्टिलाइजर का उपयोग बंद कर दो। उन्होंने कहा मान लो किसी किसान की 5 एकड़ जमीन है, ठीक है, अगर 1 एकड़ पे, आधा एकड़ पर ऑर्गेनिक भी करके देखे, 4 एकड़ पर जो अभी वाला जो सिस्टम है, फर्टिलाइजर, डीएपी, पोटाश, इन सब का प्रयोग करके देखे, और उसको अगर लगे कि ये वाला जो 10% में जो उपज आई है वो इधर भी रिप्लिकेट कर सकते हैं, तो अपना निर्णय ले। एक 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 व्यू दिया है। और मुझे पक्का विश्वास है अदिति जी, ऑर्गेनिक का प्रोडक्ट का जो प्राइसेस हैं आज शहरों में, जहां आप और मैं जहां रहते हैं, वहां पर ऑर्गेनिक मिल्क, ऑर्गेनिक ग्रेन्स, ऑर्गेनिक आटा, ऑर्गेनिक वेजिटेबल, ऑर्गेनिक मैंगो, ऑर्गेनिक, कितना ऑप्टिंग नहीं, मतलब डिमांड इतनी है, सप्लाई नहीं है। तो अगर हर किसान 5% अपना जमीन पर, 10% जो उसकी, और उसको लगता है नहीं ये वायबल नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी ने रोका थोड़ी है, कंटिन्यू हो सके तो। जैसे आप और मैं एक दिन मेट्रो में चल रहे हैं, हो सके तो किसान 10% अपनी जो भूमि है उस पर ऑर्गेनिक करके देख ले एक बार। अगर उसके आउटपुट में उसको लगे, और मुझे पूरा पक्का विश्वास है, कई रिसर्च हुई है, वो आउटपुट ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग है वनस्पत पूरा खेत को फर्टिलाइजर से सींचने के। सर एक बात फिर से मैं वही पूछ रही हूँ, मेरे को प्रधानमंत्री मोदी की अपील है, लोग प्रधानमंत्री जी की बात को मानते हैं, लेकिन ये कहा गया है कि लगभग साल भर तक ऐसा होगा। 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे, फिर सारी पॉलिटिकल पार्टी, कोई एक नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टी अपने ताम झाम को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक सेमीफाइनल होता है। मैं फिर राजनीतिक सवाल पूछ रही हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि अभी तो लोग बेचारे सब, आप कह रहे हैं 10%, जनता ये कर भी देगी? मोदी जी की अपील इतनी प्रभावी है कि जनता ये कर भी देगी, लेकिन होगा क्या? फिर ये लोग पॉलिटिकल पार्टी सब चले जाएंगे सड़क पे। अदिति जी, आज अगर ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए, जो हो सकते हैं आज भी, हमें नहीं पता, हमें थोड़ी पता था कि ये इतना लंबा रूप ले लेंगे। जब ये शुरू हुए तो लोग क्या कहते थे, आप और मैं जब चाय पे डिस्कस करते थे, 10 दिन में हो जाएगा यार, 20 दिन में हो जाएगा, अप्रैल में तो हो ही जाएगा, आज तो डील ही साइन हो गई, आज फलाना फलाने से मिल लिया है और अब तो खत्म हो गया, पर नहीं हो रहा। हो सकता है अब भगवान सभी जो पार्टीज हैं उनको सद्बुद्धि दे, ये कॉन्फ्लिक्ट जीरो डाउन हो जाए, तो इस जो हमने जो डिस्कशन किया है उसकी रेलेवेंस कम हो जाए। सर अब थोड़े से ये बात जियोपॉलिटिकल पे, भारत एक समय ऐसे माना जाता था जब रशिया यूक्रेन की वॉर थी कि अगर रशिया को प्रधानमंत्री मोदी फोन कर दें हो जाएगा, यूक्रेन को प्रधानमंत्री समझाएं हो जाएगा। कई बार ऐसे सुनाई में दिया कि अगर नरेंद्र मोदी कह देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, बहुत सारी जगह ये बात सुनाई दी, बल्कि गाजा के समय भी सारी चीज़ें निकल कर आई। लेकिन हमारे कंट्रोल तो यूएस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के कंट्रोल से, यूएस सबके कंट्रोल से बाहर है। लेकिन क्या भारत ऐसा लीड ले पाएगा कभी कि वो इसको स्ट्रीमलाइन कर पाए? आप ये बताओ, 3 साल और डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं क्या क्या फैसले लेंगे। व्यक्ति पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, पर आप ये बताओ, भारत किसी भी देश के साथ किसी प्रकार के हमारे इंटरेस्ट पे हमने कॉम्प्रोमाइज किया? दुनिया के बड़ी बड़ी ताकतें आ गई, प्रधानमंत्री जी ने कहा किसान, मछुआरे और दुग्ध पालकों के इंटरेस्ट के साथ कोई समझौता नहीं होगा। हमने क्या ट्रेड डील में उसको इंक्लूड किया? नहीं। बड़े बड़े प्रेशर लगा दिया हमारे ऊपर। बिटवीन द लाइंस, सोयाबीन, कोई नहीं, वो भी हमारे किसानों के इंटरेस्ट के लिए। हम किसी के सामने ना झुके हैं ना आगे झुकेंगे। हमारी एक ही नीति है, वही हमारी विदेश नीति है और वही हमारी आर्थिक नीति है। राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट की नीति ही देश की विदेश नीति है। 140 करोड़ देशवासियों के हितों की नीति ही भारत की सरकार की नीति है। हम किसी के सामने नहीं झुके हैं ना आगे झुकेंगे। हम हमारे इंटरेस्ट में जो बेस्ट होगा उस हिसाब से निर्णय करेंगे। दुनिया में कि कौन क्या व्यक्ति हमारे पे बोल रहा है, मैं उस पर क्यों टिप्पणी करूं?
ना तो उसका टैक्स पेयर हूं, ना उसका सिटीजन हूं, ना उसका वोटर हूं। हमने सर बस यहीं पे बात आती है। 99% गोल्ड हमारा बाहर से आता है जी, 85% ऑयल आज भी बाहर से आता है। हम ऑप्शंस देख रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। 40 से ज्यादा देशों से खरीदते हैं हम अभी। लेकिन अभी पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा कि हमने कितना प्रतिशत जो है एलपीजी खुद डोमेस्टिक कंजम्पशन ये सब शुरू किया। आपने कहा कि एफटीए और यूरोपियन देश जा रहे हैं नेचुरल, ये सब भी आते आते लगते लगभग 2 दशक हो जाएंगे जब धरातल पे उतरेगा। पर वो पहले वाली गति से नहीं हो सकता है कि 2 साल में ही हो जाए। चीजें जिस तरह से चेंज हो रही है, मैंने आपको एक उदाहरण दिया ना, 2020 से पहले वर्चुअल मीटिंग नाम की कोई प्राणी था इस दुनिया में। आज पूरी दुनिया वर्चुअल मीटिंग पर चल रही है। और कितनी, आप तो एक बड़े चैनल में आप काम करती हैं, आपके चैनल की कितनी ट्रेवल कॉस्ट कम हुई होगी वर्चुअल मीटिंग पर, क्योंकि हमने उसको अपनाया। हमने उससे देखा कि इससे भी पूरा वही बेनिफिट मिल रहा है जो फिजिकल मीटिंग पे मिलता है। तो जैसे जैसे या तो ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा एक, या स्टेबल हो जाएगा। अगर स्टेबल भी हो जाएगा तो हम इसके साथ जीना दुनिया सीख लेगी। मैं जब भारत की बात कर रहा हूं, दुनिया सीख लेगी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर फॉर टाइम बीइंग, जब तक ना तो ये स्टेबल हो रहा है ना खत्म हो रहा है, फॉर टाइम बीइंग अगर हम हमारे फॉरेक्स के प्रेशर को जितना हो सके कम कर दें, मैं इसको कहूंगा राष्ट्रभक्ति का शांत अर्थशास्त्र। एक आखिरी सवाल, पहले भी ईरान वॉर हुए, तमाम तरीके के वॉर हुए, पहले कब ऐसा हुआ जब गोल्ड ना खरीदने की अपील दी गई? बीच में अभी एक वायरल चलाया द हिंदू, जिसका खंडन आया कि इंदिरा गांधी जी ने 1967 का जिक्र हो, खंडन हुआ। आपने तो काफी पढ़ा है। नहीं, खंडन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, मैं आपको बताता हूँ, वो अखबार का प्रारूप का खंडन है। बाकी जो उसमें कंटेंट है, जो बातें उसमें लिखी गई है, वो कही गई। तब भी गोल्ड खरीदने की मना? उस समय तो बैन हो गया था। ऐसे भी समय आए हैं जब बैन किया गया। हमने कोई बैन नहीं किया, ना हमारी कोई मंशा है। हमें पता है जब 140 करोड़ देशवासी किसी संकल्प की ओर बढ़ जाते हैं तो उसको पूरा करते हैं। और हमने दिखाया, अदिति जी, यूपीआई पे हमारे ऊपर लोगों ने मजाक बनाई। एक एक्स फाइनेंस मिनिस्टर है चिदम्बरम साहब, उन्होंने कहा अरे सब्जी वाला थोड़ी यूपीआई से लेगा, ये बोला था ना। आज क्या हो रहा है? क्या उन्होंने अपनी बात से माफी मांगी देश से? हमारे ऊपर जीएसटी का मजाक उड़ाया, अरे जीएसटी से बिजनेस बर्बाद हो जाएंगे, सब बट्टा बैठ जाएगा। आज जीएसटी से देश 2,30,000 करोड़ रुपया प्रति माह जीएसटी कलेक्शन है, ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल पर। अभी जो इस पिछले महीने का जीएसटी कलेक्शन ऑल टाइम हाईएस्ट रहा है, पिछले महीने का अभी तक का हाईएस्ट। फिर हमारे पे ये कहा गया कि हम जो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जो पैसा दे रहे हैं ये सब बेकार है। हमने लोगों को ताकत दी, उनको संबल दिया। फिर कहा गया अरे मुद्रा स्कीम में छोटे छोटे ऋणों से क्या होता है। आज छोटे छोटे कस्बों में, शहरों में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हुई। फिर कहा गया अरे खाते खोलने से क्या होता है, पैसे थोड़ी आएंगे इसके अंदर, खाली जीरो अकाउंट के बैलेंस खोलने से क्या होता है। अरे खाते खोले तो आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम भारत की सरकार चलाती है। तो ये जब हम कोई चीज, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे को कहा गया अरे ये टीके हर देशवासी को कोरोना के कैसे लगेंगे। वी वर द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, बड़े देशों में, जिसने समस्त देशवासियों का टीकाकरण कोरोना को किया। और हमने कोरोना को दुनिया में सबसे पहले हरा के दिखाया और डोमेस्टिकली इंडिजीनियसली डेवलप्ड वैक्सीन बनाया। तो जब हम सोच लेते हैं, और ये ताकत में सरकार तो है ही, इसमें प्रधानमंत्री जी तो है ही, पर 140 करोड़ देशवासियों का जब संकल्प किसी चीज पे हो जाता है तो वो उसको पाते हैं। मैं आग्रह पुनः करूंगा, राहुल गांधी जी, ओवैसी जी, अखिलेश यादव जी, 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प के विरोध की बातें मत कीजिए, हमारे साथ आ जाइए। हम चाहते हैं और हमें पता है आप अच्छे लोग हैं। अभी फॉरेन मत जाइए, मेट्रो का प्रयोग कीजिए, अपने कारकेड को कम कर दीजिए, जो विदेशी टी शर्ट पहनते उसकी जगह भारत में निर्मित टी शर्ट का उपभोग करें हो सके तो। और नहीं, आपको सद्बुद्धि नहीं आती है तो भी मैं आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करूं। पर सर आपने कहा कि हमारे साथ आ जाइए, ठीक है, महिला आरक्षण 140 करोड़ लोगों के साथ, और 140
तो आप क्या चाहते हैं, सरकार क्या चाहती है कि जब महिला आरक्षण बिल हो हमारे साथ आ जाइए, जब सरकार का कोई बिल हो, वन नेशन वन इलेक्शन हो, हमारे साथ आ जाइए, हर मुद्दे पे साथ आ जाएं। और अगर सरकार नहीं बन रही हो तो आप पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को भी साथ ले आते हैं, तो वो एक पार्टी का चरित्र है। लेकिन जाने से पहले बस एक आखिरी सवाल सर, ब्रिक्स की विदेश मंत्रियों का जमावड़ा यहाँ हो गया है, इस साल के अंत में ब्रिक्स की बैठक भी होगी। ब्रिक्स बड़ा होपफुल है, डेवलपिंग नेशंस के लिए बहुत होपफुल एक सिनेरियो है, पर सही मायने में वो होप खत्म नहीं हो गई इंटरनेशनली। कोई यूएन नहीं है, कोई सर्वा नहीं है जो कंट्रोल कर सके स्थितियों को, कोई ऐसा नहीं है जो डंडा मार के कह सके कि ये वॉर नहीं होगी, ईरान को समझा सके, इजराइल को समझा सके, अमेरिका, कोई नहीं बचा। एक छोटी मोटी उम्मीद थी कि भारत एक उस बैलेंसिंग मोड में है, लेकिन जाहिर तौर पे हमारे भी प्रोज हैं, कौन से चुनौतियां हैं, रुकावटें हैं। तो ये ब्रिक्स वगैरह की बैठकें क्या ही कर लेंगी सर? ट्रेड तो होता ही है, ट्रेड में तो फैसिलिटेशन होता ही है। जब चाइना का मन होता है, ब्रिक्स में होने के बावजूद भी जब उसको बढ़ना होता है वो हमारी जमीन को ले लेता है, रशिया को अपने हिसाब से करना है, क्या फर्क पड़ता है? आज भी इतने तनाव के बावजूद हम हमारी एनर्जी जरूरतों को पूरा करते हैं। पर सर हम डी-डॉलराइजेशन ब्रिक्स के माध्यम से कहाँ करते हैं? 40 से ज्यादा देशों से हम हमारे क्रूड ऑयल आज खरीद रहे हैं, हमारी डिपेंडेंसी को। पर डॉलर में ही खरीद रहे हैं ना? ब्रिक्स की बात बता रहा हूँ। ब्रिक्स हमारे कई देशों से एग्रीमेंट हुए हैं। यूएई के साथ हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है वो रुपी दिरहम में एक्सचेंज का हुआ है, ऐसा भी एग्रीमेंट करते हैं। तो ये आप ये नहीं कह सकते कि इनकी उपयोगिता खत्म हो गई, नहीं, इनकी उपयोगिता है, ट्रेड बढ़ता है। रशिया से जो हमने कोरोना के दौरान और उसके बाद जो तेल खरीदा वो आईएनआर रूबल में उनका पेमेंट हुआ। तो इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस की रेलेवेंस है, ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं। ईयू के साथ हमने अभी एफटीए साइन किया, इसका फायदा मिलना शुरू हो चुका है। बड़ा फायदा हो सकता है 3-4 महीने बाद मिलना और ज्यादा शुरू हो जाए, पर ऑलरेडी वी हैड स्टार्टेड गेटिंग द बेनिफिट ऑफ दीज डील्स। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि 140 करोड़ लोग अगर संकल्प ले लें तो सब कुछ बदल सकते हैं। देखिए, भारत देश में जाहिर तौर पे सरकार जिम्मेदार है, किसी भी देश में, और हम तो मानते ही हैं कि हर चीज़ की जवाबदेही, और हमने बेबाक तरीके से प्रोफेसर गौरव वल्लभ से तमाम सवाल पूछे। वो उस जगह बैठते हैं जहाँ पर ये तैयारियाँ होती हैं, आर्थिक चुनौतियों से निपटने के समाधान ढूंढे जाते हैं, इसलिए हमने उनसे बेबाक सवाल पूछे कि आखिरकार भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन मुझे तमाम बातों के साथ, और जो हमने ऑफ रिकॉर्ड की, ऑन रिकॉर्ड की, उन तमाम बातों से एक बात समझ आई कि डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने घरों में भी देखा होगा, जब जब चुनौतियां आती है, किसी भी तरह की आपदा आती है, जब भी हम उनसे निपट कर बाहर निकलते हैं तो हम ज़्यादा मजबूत निकलते हैं। इस बात में भी ये बात निकल कर आई कि शायद हमारे लिए वो एक समाधान ही है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन मुझे ऑफिस जाना ज़रूरी है, तो मैं घर से वर्चुअल कॉल ले सकती हूँ। घर में कोई ऐसी बात हो गई कि मैं घर से नहीं जा सकती, तो मैं घर में, और ख़ास तौर पर उन मदर्स के लिए जो बच्चे भी संभाल रही हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकती है। पहले ऐसा नहीं था, महिलाओं को नौकरी छोड़नी पड़ती थी बच्चों को संभालने के लिए, लेकिन अब वो दोनों चीज़ें कर सकती हैं। ये भी एक बड़ी आपदा है। भारत अकेले, किसी भी सरकार, कोई भी सरकार के दम पे वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तीसरी अर्थव्यवस्था नहीं बन सकता। इसीलिए शायद गौरव वल्लभ साहब ने कहा कि 140 करोड़ लोगों का संकल्प की ज़रूरत है। आपने कोरोना से बाहर निकाला, आप इससे भी बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी डरने की बात नहीं है। थोड़ा समय, ये ऐसा समय है जिसे कहते हैं दिस शैल पास। आप लोगों के समर्थन की ज़रूरत है, और यही शायद सरकार आपको कहने की अपील कर रही है। आज फील द थ्रिल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे सवाल आए आपके, उनका जवाब मैंने देने की कोशिश की गौरव सर के माध्यम से। अगली बार हम फिर जुड़ेंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे। जो भी बदलाव होंगे, पेट्रोल के दाम ज़रूर बढ़ेंगे, उसके बाद क्या इम्पैक्ट होगा, कम कब होंगे, वो सारी बातें आप तक मैं लेकर आऊँगी। सरकार के जवाब, सवाल आपके होंगे, जवाब सरकार के होंगे। फिर मिलते हैं। मुझे आप ज़रूर लिख के भेजिएगा आपको कैसा लगा ये एपिसोड। थैंक यू।